Hello students, Rahul Jalan this side. Welcome to my new video. And today in this video lecture, we have to study about what? Isomerism in coordination compound. कि coordination compound में जो isomerism का phenomenon देखने को मिलता है, उस बारे में हम लोगों को आज के वीडियो लेक्चर में देखना है। और बच्चों इस बात को आप लोग जानो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है, स्टार्टिंग लेक्चर है किस सीरीज का? तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीरीज का, जिसमें कि हम लोगों को 4-5 वीडियो देखना है और उन चारों पांचों वीडियो को समझने के लिए ये वाला वीडियो को समझना काफी जरूरी होता है। और वैसे आइसोमेरिज्म जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपने आप में बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम लोग कई हिस्सों में बांटे तो सबसे पहला होता है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, उसको अच्छे से जानना चाहिए। बेसिक्स के बारे में तो जानना ही चाहिए। बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहिए, जो कि 3 तरह का होता है, वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है आइसोमेरिज्म, जिसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाते हुए आइसोमेरिज्म की शुरुआत करते हैं। बच्चों आइसोमेरिज्म होता क्या? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? जो आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो ना, जो आप लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रखा है ना, बस वही कुछ यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म में देखना है। आइसोमेरिज्म होता क्या है? दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो से अधिक कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग हो किसी भी वजह से, स्ट्रक्चर के वजह से, स्टीरियो की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से, डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे से अलग हो, लेकिन उन सबों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो उन सबों को हम लोग क्या नाम देंगे? एक दूसरे का आइसोमर। और इस फेनोमेनन को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इस फेनोमेनन को हम लोग नाम दे देते हैं आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट आर डिफरेंट, लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, आर कॉल्ड व्हाट? Isomers of each other, and the phenomenon of their existence is called isomerism, nothing else. Isomerism बस इतना ही कुछ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है कितने तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है कुल मिलाकर 2 तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। वो क्या क्या? याद करते चले जाओ, समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना। याद भी अभी के अभी होते चले जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 तरह का आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? उस बात को पहले समझो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चों तो इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब जो अराइज हो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि अराइज हो डिफरेंट 3 डायमेंशनल या फिर स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में, इसमें एटम टू एटम अटैचमेंट डिफरेंट होता है। किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, वहां जिस एटम से जो दूसरा एटम अटैच है वो सेम रहेगा पूरे मॉलिक्यूल में, बट उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट जो होता है वो भिन्न होता है। एटम टू एटम अटैचमेंट इज सेम बट देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ओके बच्चों, तो ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक तो एग्जांपल से बेहतर हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट साइड में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, CONH3 SO4Br, गौर करो। और दूसरा जो कंपाउंड है दैट वन इज CONH3 BrSO4, ठीक है। पहले कंपाउंड को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोबाल्ट जो है उसमें 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों? 6। कौन कौन सा? 5 जगह से तो NH3 नजर आ रहा है, 1 2 3 4, है ना। NH3, ये भी क्या है? NH3 NH3 NH3, 5 जगह से NH3 मौजूद है। और छठे जगह से वो क्या चीज मौजूद है? SO4। छठे जगह से क्या मौजूद है? SO4। और बाहर में आयनाइजेशन स्फीयर में क्या मौजूद है? ब्रोमीन। ये इसी का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। यहां पर गौर करोगे, यहां भी कोबाल्ट 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। यहां भी कोबाल्ट कितने लिगेंड से घिरा हुआ है बच्चों? 6, जिसमें 5 NH3 यहां पर भी है, तो पांचों NH3 को हम लोग यहां पर भी दिखा देते हैं, NH3 NH3 NH3। लेकिन छठे जगह पर यहाँ
SO4 के बजाय क्या चीज है, ब्रोमीन, और बाहर में SO4 मौजूद है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ SO4 है और यहाँ ब्रोमीन है लिगेंड के जगह पर। तो बताओ तो कोबाल्ट में एक जगह SO4 से अटैचमेंट है, एक जगह ब्रोमीन से अटैचमेंट है। बताओ तो एटम टू एटम अटैचमेंट सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये दोनों कंपाउंड जो नजर आ रहा है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से अलग है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तुम लोग गौर करो, जैसे कि यहां पर हम लिख रहे हैं NiCN होल 2 NH3 होल 2, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का दो अलग अलग स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखकर तुम लोगों को दिखा रहे हैं। ये निकेल है और तुम गौर करो निकेल 4 लिगेंड से घिरा हुआ है ना। दो जगह क्या चीज से घिरा हुआ है, दो जगह NH3 से, और बाकी दो जगह ये क्या चीज से घिरा हुआ है, साइनाइड से। दिखा, दो जगह NH3 से, दो जगह साइनाइड। और दूसरा स्ट्रक्चर इसी कंपाउंड का लिख रहे हैं, यहां पर भी 4 लिगेंड है, दो NH3 है, दो साइनाइड है। लेकिन तुम गौर करो यहाँ पर दोनों NH3 को आमने सामने रख दिए और दोनों साइनाइड को आमने सामने रख दिए। तो बताओ तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें दोनों साइनाइड आमने सामने है, यानी कि साथ में मौजूद है, और NH3 जो है वो साथ में मौजूद है। लेकिन यहां पर देखो NH3 जो है एक दूसरे के अपोजिट है ना, और ये जो साइनाइड है वो दोनों साइनाइड भी एक दूसरे से अपोजिट है। अगर सेम जैसा चीज सेम साइड मौजूद रहता है तो उसको हम लोग सिस आइसोमर बोलते हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे इन चीजों को। और सेम जैसा चीज अपोजिट साइड रहता है तो उसको हम लोग ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। लेकिन तुम गौर करोगे इन दोनों कंपाउंड में, ये पहला वाला कंपाउंड और ये दूसरा वाला कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड में जो एटम जहां से अटैच है वो एटम वहीं से अटैच है। एटम टू एटम अटैचमेंट नहीं बदला, जो एटम जहां से अटैच है वो वहीं से अटैच है, बट उसका 3 डायमेंशनल या फिर स्पेशियल अरेंजमेंट बदला। इस वजह से ये पहला और दूसरा एक दूसरे का कैसा आइसोमर कहलाएगा, ये दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर कहलाएगा, ठीक है ना। दिस टू आर स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है कि आइसोमरिज्म दो तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है। वो क्या क्या, तो सबसे पहला वाला जो होता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट विल अराइज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एज इट्स नेम सिग्निफाई। और दूसरा जो होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में बदलाव के वजह से देखने को मिलता है। अब हम लोग याद करते हैं अभी के अभी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने तरह का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कुल मिलाकर 6 तरह का, कई सारे बुक में 5 तरह का दिया रहता है, क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म मैंने लास्ट में लिख रखा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। वो बाद में जब इसको देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये क्यों आइसोमरिज्म के कैटेगरी में नहीं भी माना जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन मानते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म भी एक तरह का आइसोमरिज्म है और ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के कैटेगरी में। इसी वजह से ये वाला कभी कभी किसी बुक में रहता भी है, किसी बुक में नहीं भी रहता है। हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने तरह का, 6 तरह का। सबसे पहला हो गया क्या, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तीसरा हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन। चौथा लिंकेज। पांचवा हाइड्रेट या उसी को हम लोग सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी बोल देते हैं बच्चों। और नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अभी कभी याद करो तो 6। सबसे पहला क्या हो गया, जल्दी से याद करो, यहाँ पर जो समय जो दे रहे हैं सिर्फ याद करवाने के लिए। सबसे पहला जो हो गया दैट इज आयनाइजेशन। दूसरा एकदम आसान है, आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ये दोनों तो एकदम एक जैसा है, आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, फिर लिंकेज, फिर सॉल्वेट या हाइड्रेट, और सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 तरह का, याद करो जल्दी से। एक हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा जो हो गया दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है। हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग 2 आइसोमरिज्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म और ये चौथा वाला जो है लिंकेज आइसोमरिज्म। दरअसल आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिंकेज आइसोमरिज्म बहुत छोटा होता है, इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ा देता हूं, एक दूसरे से इंटर रिलेशन है नहीं। और ये कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन थोड़ा बड़ा टाइप का चीज है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रेट, सॉल्वेट, पॉलीमराइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिकल और उसके बाद ऑप्टिकल। देख रहे होगे 5-6 सीरीज आएगा इस वीडियो में तो आइसोमरिज्म का। तो तुम लोगों को सबको एक साथ देखना है, सबको एक साथ देखना है। आज का ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ था, इसके बदले ये तुम लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज में मिल गया रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बिना समय बर्बाद किए कहां पहुंच जाते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है। व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, नाम से भी पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो वैसा 2 या 2 से अधिक कंपाउंड,
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ऐसा दो या दो से अधिक कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो है बट एक्वस सॉल्यूशन में जब आयोनाइज होगा तो आयोनाइजेशन के बाद अलग अलग तरह का आयन प्रोड्यूस करे, तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन आइसोमर। जैसे कि ये एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी कि इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ऐसे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता ही है आइसोमर का। लेकिन ये जो पानी में आयोनाइज हुआ, ये A+B मान लो आयन प्रोड्यूस किया पहला वाला, और दूसरा वाला जो है वो C+D मतलब कोई और आयन प्रोड्यूस करे। मतलब दोनों A और B का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहला और दूसरा, सॉरी दो कंपाउंड है पहला और दूसरा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पहला जो है पानी में अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है, पहला जो होता है वो पानी में अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है AB, और दूसरा पानी में अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है कौन? CD। तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड आर व्हाट? आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। और वही बात मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो तो डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्यों वैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। सेम केमिकल कंपोजिशन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग सेम है विद सेम केमिकल ग्रुप। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया ही है, साइनाइड है तो साइनाइड है, सल्फेट है तो सल्फेट ही है, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन पानी में गिव डिफरेंट आयंस आफ्टर आयनाइजेशन, कि पानी में आयनाइजेशन के बाद अलग अलग आयन प्रोड्यूस करे। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हो, हर एक चीज तब बेहतर समझ में आता है जब उसका एग्जांपल सामने मौजूद होता है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है और ये वाला थोड़ा नीचे हम लिख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। पहले वाले एग्जाम्पल को गौर से देखना, NH3 होल 6 सॉरी NH3 होल 5 CONH3 होल 5 साथ में SO4 और बाहर में ब्रोमीन, याद हुआ? दूसरा कंपाउंड जो है दैट इज CONH3 होल 5, लेकिन इस बार ब्रोमीन अंदर है ब्रैकेट के और SO4 बाहर है। देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या फिर डिफरेंट है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, साफ नजर भी आ रहा है। लेकिन जब पानी में जाएगा तो तुम गौर करो, पहला वाला जब पानी में जाएगा तो वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? वो आयन प्रोड्यूस करेगा CONH3 होल 5, क्लियर? SO4 वो भी क्लियर, और बाहर में प्लस चार्ज, क्योंकि उसके बाद आयनाइजेशन स्फीयर में Br माइनस रिलीज हो रहा है। दूसरा वाला जो आयनाइज होगा वो क्या देगा? CONH3 होल 5 Br, और इस पर चार्ज जो है 2+, और बाहर जो है SO4 2- आयन जो है ये प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ? तो तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि यहां पर पहला वाला कंपाउंड जो आयन प्रोड्यूस किया है, दूसरा वाला क्या वही आयन प्रोड्यूस किया? नहीं, पहला वाला ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस किया, दूसरा वाला सल्फेट आयन। लेकिन ये दोनों कंपाउंड जो तुमको नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क है? नहीं है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगाते हुए हम लोग इन दोनों का नाम भी लिख लेते हैं, नाम भी सीखते चले जाएंगे। तो नाम क्या होगा? सबसे पहले वाले कंपाउंड का नाम, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो उसमें भी अल्फाबेटिकली दो लिगेंड है, तो क्या नाम हो जाएगा? तो छोटे छोटे लिखने की कोशिश करते हैं। तो पेंटाएमाइन, वीडियो को हाई क्वालिटी में कर लो आप लोग, पेंटाएमाइन सल्फेटो, क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है तो पेंटाएमाइन सल्फेटो, फिर कोबाल्ट COBALT, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ये एक कैपिटल आ गया यहाँ पर, कैपिटल विपिटल नहीं रहता है, स्मॉल b ही है, ठीक है ना? तो पेंटाएमाइन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो इसका भी नाम कुछ वैसा ही होगा। क्या नाम हो जाएगा? पेंटाएमाइन ब्रोमीडो, पेंटाएमाइन ब्रोमीडो कोबाल्ट COBALT कोबाल्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और ब्रैकेट बाहर करके सल्फेट, ठीक है ना? यहाँ पर सल्फेट बाहर है इसलिए सल्फेट को मैंने बाहर लिख रखा है, ठीक है। ये जो पहला कंपाउंड है बच्चों, उसका कलर अगर आप लोग जानो तो ये वाला, अगर ब्रोमीन बाहर है तो उसका कलर होता है रेड, जो कि यहाँ मैंने लिखा है रेड,
और ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है जिसमें SO4 बाहर होता है तो ये है वॉयलेट। तो इससे भी कलर से भी ये पता चल गया कि दोनों कंपाउंड एक है या फिर अलग अलग है। दी टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट बट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, लेकिन पानी में दोनों डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है कि सेम आयन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस डिफरेंट आयन। ये जो है प्रोड्यूस ब्रोमाइड आयन है ना, प्रोड्यूस BROMIDE आयन। और ये जो है दूसरा वाला ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ध्यान से देखो, प्रोड्यूस सल्फेट आयन। क्लियर है? पहला वाला ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा वाला सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से क्लियर दिख रहा है कि आयनाइजेशन आइसोमर किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक कंपाउंड। जो यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ ये दोनों एग्जांपल को, ये दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों पानी में सेम आयन प्रोड्यूस कर रहा है कि अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है? दोनों पानी में अलग अलग आयन प्रोड्यूस करे तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर। तो यहां पर तुम लोग गौर से देखो 1 and 2 जो तुम लोगों को नजर आ रहा है आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? ये दोनों का दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है बच्चों? आयनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि पानी में दोनों का दोनों सेम आयन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है? दोनों पानी में अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये दोनों का दोनों एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर काउंट होगा। इसमें कोई तकलीफ है? होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि ये दोनों कंपाउंड में एक तो कलर का अंतर हो ही गया, दूसरा अंतर क्या हुआ? दोनों पानी में अलग अलग आयन प्रोड्यूस किया, और तीसरा ये जो होता है AgNO3 और BaCl2 के साथ दोनों अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेट देता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वही लिख रहे हैं 1 and 2 give different precipitate, give DIFFERENT precipitate with BaCl2 and AgNO3 and BaCl2। तो यहाँ पर ध्यान से देखो वो दोनों कंपाउंड हम लिख रहे हैं, यहाँ पर वही चीज हेडिंग यहाँ पर रहने दी है, 1 and 2 give different precipitate with AgNO3 and BaCl2। तो ध्यान से देखना तुम लोग, ये पहला वाला था तो इसीलिए पहला वाला यहाँ लिख रहे हैं, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। तो ये है CONH3 होल 5 SO4 और ब्रोमीन बाहर था, ये रेड कलर वाला है, और वही पहला दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, CONH3 होल 5 SO4 Br। क्लियर है? दोबारा क्यों लिखे देखेंगे 1 मिनट के बाद। ये दूसरा वाला एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या था? CONH3 होल 5 Br इस बार अंदर और SO4 बाहर, तो ये वॉयलेट कलर का है। उसी तरह से CONH3 होल 5 SO4 और इस बार Br जो है वो बाहर मौजूद है। ठीक है ना? रिएक्शन हम लोगों को करवाना है, दोनों कंपाउंड को एक बार AgNO3 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और एक बार BaCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है ना? दोनों कंपाउंड को एक बार हम लोग किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? AgNO3 के साथ, और एक बार BaCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो साइड में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम जानो कि ये AgNO3 जो होता है, AgNO3 जो है वो क्या है? AgNO3 जब पानी में जाएगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस देगा। तो बताओ तो यहाँ पर Ag प्लस की वैलेंसी कितनी हो गई? तो Ag प्लस की वैलेंसी है 1। इसी तरह BaCl2 जब पानी में जाएगा तो क्या देगा? Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ Ba2 प्लस की वैलेंसी बच्चों कितनी है? तो यहाँ BaCl2 की वैलेंसी जो है वो 2 के बराबर है। क्लियर है? तो Ag प्लस किसके साथ जाएगा? तो Ag प्लस यूनिवैलेंट एनायन के साथ मूव करेगा, लाइक Br माइनस, नहीं Br माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, इस तरह से यूनिवैलेंट एनायन जो होगा इसके साथ ये मूव करेगा। लेकिन ये डाइवैलेंट एनायन जैसे कि SO4 2 माइनस वगैरह के साथ नहीं जाएगा। यहाँ पर BaCl2 की बात करें तो BaCl2 की चूंकि वैलेंसी होती है 2, तो ये मूव विथ डाइवैलेंट एनायन, क्योंकि वैलेंसी 2 है ना, तो ये डाइवैलेंट एनायन के साथ प्रेसिपिटेट देगा, लाइक SO4 2 माइनस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखो तो SO4 2 माइनस की वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि इसको 2 चार्ज है। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इस वाले रिएक्शंस को ध्यान से देखो।
ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 1 and 2 गिव डिफरेंट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 एंड BaCl2। तो दोनों को एक बार करके देख लेते हैं। तो तुम ध्यान से जब इसको देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि ये जो है दिस इज एक्चुअली Br-, ये जो है पहला वाला कंपाउंड Br- प्रोड्यूस करता है, और दूसरा वाला कंपाउंड जो होता है वो SO4 दे रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने गलत लिख रखा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये तो दोनों एक जैसा होना चाहिए ना, तो इसको सही करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br है और ये SO4 है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर ये दोनों ब्रोमीन था और यहाँ SO4। तो बाहर में सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर को देखना है, क्योंकि पानी में जब ये आयनाइज होगा ये पहला वाला, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Br-, और दूसरा वाला जो आयनाइज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, SO4 तो पहला वाला चूंकि Br- प्रोड्यूस करता है तो ये यूनिवैलेंट एनायन है ना, और दूसरा वाला SO4 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बाइवैलेंट एनायन है ना। तो यूनिवैलेंट एनायन करने का मतलब ये Ag+ के साथ जाएगा और SO4 किसके साथ जाएगा, Ba2+ के साथ, ठीक है। अब उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो कि पहला वाला में Br- है तो वो Ag+ के साथ जाएगा, क्योंकि Br- है और Ag पर क्या चार्ज है, प्लस है, तो ये इसके साथ आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो देखो जाकर हुआ क्या, तो जाकर हुआ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। CO अपने जगह पर है, NH3 भी अपने जगह पर है, SO4 भी अपने जगह पर है, ठीक है ना। और NO3 Br- से NO3- रिप्लेस हो गया, तो NO3 नाइट्रेट इधर आ गया, और इधर Ag+ जो है वो Br- के साथ चला गया और ये प्रेसिपिटेट हो गया। ये प्रेसिपिटेशन का सिंबल भी तुमको नजर आ रहा है, AgBr यहाँ प्रेसिपिटेट हुआ। लेकिन तुम गौर से देखोगे तो यहाँ है Br- और यहाँ है Ba2+, ठीक है ना। जब आयनाइज होगा Br- होगा यूनिवैलेंट और Ba2+ डाइवैलेंट कैटायन है। तो बता दो दोनों एक दूसरे के साथ जाएगा, नहीं जाएगा। इस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले रिएक्शन में जाए तो SO4 है और Ag पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो पहला वाला जो है वो डाइवैलेंट है और दूसरा वाला जो है वो क्या है, यूनिवैलेंट। तो डाइवैलेंट यूनिवैलेंट के साथ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो डाइवैलेंट चूंकि यूनिवैलेंट के साथ जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नो प्रेसिपिटेशन, यानी कि नो रिएक्शन। रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा कहां से। तो ये सेकेंड वाले में देखो SO4 है और Ba2+ है, तो SO4 Ba2+ के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो SO4 जो होता है Ba2+ के साथ जाके BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CO NH3 Br। ये तो अपना ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। SO4 रिप्लेस होकर वहां पर 2 क्लोरीन चला जाएगा, और बाद में यहाँ पर साथ में क्या रह जाएगा बच्चों, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो है किस कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर है। तो कैसे कैसे प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन देगा किसके साथ प्रेसिपिटेट, तो इस पर क्वेश्चन अक्सर तुमको मिलेगा कि यहाँ पर जो ये 2 आयनाइजेशन स्फीयर है, तो ये पहला वाला जो आयनाइजेशन स्फीयर है, ये जो दिख रहा है, ये पहला वाला आयनाइजेशन स्फीयर, ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा, BaCl2 के साथ नहीं देगा। दूसरा वाला आयनाइजेशन स्फीयर AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा, लेकिन BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट देगा। क्यों देगा वो भी आप लोगों ने देखा। अब हम लोग अदर एग्जांपल देखते हैं क्या चीज का, आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन आइसोमर का। एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है आयनाइजेशन आइसोमर का, लेकिन ये वाला ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं पर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे कि ये कोई कंपाउंड आप लोगों को मिल गया FeH2O4, ठीक है, Cl2Br, ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया, ऐसा हो सकता है ना। तो बोलेगा इसका आयनाइजेशन आइसोमर लिखना। तो याद रखना आयनाइजेशन आइसोमर लिखने के दौरान होता क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर जब हम लोग किसी भी 2 कंपाउंड का लिखते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, तो उस दौरान कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच लिगेंड का इंटरचेंज करता है। तुम गौर करो ये जो पहला वाला और दूसरा वाला जो आयनाइजेशन आइसोमर है, उसमें करे क्या है हमने, हम लोगों ने करा है कि ये SO4 और Br को इंटरचेंज किया है इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। NH3 को नहीं करा है। क्यों नहीं करा NH3 को, तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और बाहर में यानी कि आयनाइजेशन स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ एनायनिक स्पीशीज रह सकता है। तो एक चीज आप लोगों ने सीखा कि आयनाइजेशन आइसोमर लिखने के दौरान सिर्फ एनायनिक लिगेंड का इंटरचेंज हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच कर सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं रह सकता। न्यूट्रल दरअसल बाहर जो चीज है ना, ये ब्रोमीन जैसे बाहर है
या SO4 बाहर है, तो वो दरअसल आयनिक बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अटैच है। तो आयनिक बॉन्ड तो कोई चार्ज स्पीशीज ही बनाएगा, तो बताओ, तो आयनिक बॉन्ड चूंकि चार्ज स्पीशीज बनाएगा तो बाहर कोई न्यूट्रल स्पीशीज रह सकता है? नहीं। इस वजह से जब हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो न्यूट्रल लिगेंड को बाहर नहीं लिख सकते। तो बताओ, तो यहाँ पर जो कंपाउंड ये तुम लोगों को नजर आ रहा है, इस कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है? तो इस कंपाउंड में बच्चों न्यूट्रल लिगेंड है H2O। तो H2O चूंकि यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या H2O को हम लोग बाहर दिखा सकते हैं? नहीं, H2O का इंटरचेंज नहीं करेंगे यहाँ पर। ऐसे H2O भी बाहर होता है, बाद में कभी हम लोग देखेंगे उन चीजों के बारे में, अभी सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं। तो किसको बाहर कर सकते हैं? क्लोरीन को। उसके बाद आइसोमर जब हम लोग किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं तो उस दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अभी देखो, ये पहला वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 कितना हो गया? 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दूसरे वाले कंपाउंड को भी देखोगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो यानी ड्यूरिंग राइटिंग एनी टाइप ऑफ आइसोमर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयनाइजेशन आइसोमर की बात करें, किसी भी तरह का आइसोमर आप लिख रहे हो तो उस दौरान हर एक आइसोमर का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी स्थिति में नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ FeH2O4 नजर आ रहा है तुम लोगों को, FeH2O4 तो और Cl2, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को अंदर बाहर हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखते हुए, यानी कि एक क्लोरीन को बाहर करेंगे तो एक ब्रोमीन को भी अंदर लेना होगा। तो देखो, तो इसका क्या आइसोमर हो जाएगा? FeH2O4। एक क्लोरीन को बाहर किए तो एक ब्रोमीन अंदर लेना पड़ेगा और एक क्लोरीन तो बाहर रहेगा। तो बताओ, तो अभी भी पहले वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? गौर से देखो, 6 आएगा, 4 और 2 6, और दूसरे वाले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6, 4 5 और 1 6, यानी कि जितना लिगेंड्स के द्वारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? अब देखो, तो ये दोनों पानी में आयनाइज होगा तो क्या देगा? ये वाला कंपाउंड जब पानी में आयनाइज होगा तो ये देगा FeH2O4 Cl2 और प्लस और साथ में Br माइनस, और ये वाला कंपाउंड जब पानी में आयनाइज होगा तो FeH2O4 ClBr और बाहर में जो है वो क्या देगा? Cl माइनस। तो बताओ, तो दोनों कंपाउंड पानी में सेम आयन दिया या फिर डिफरेंट आयन दिया? क्योंकि दोनों कंपाउंड पानी में अलग अलग तरह का आयन प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई कंपाउंड 1 and 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर लिखते हैं, और भी एक दो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमने क्रोमियम लिया, ये इथिलीन डायमाइन है। ठीक है, और साथ में इथिलीन डायमाइन है तुम्हारा 2, और साथ में है यहाँ पर Br2, और बाहर जो है वो है Cl2। क्लियर हुआ? बाहर है Cl2। तो इस स्थिति में क्रोमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और डीएनए ब्लॉक अभी लगातार अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर मान लें ऐसा रहता तो इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या क्या हो सकता था? तो देखो कि क्या दो सावधानी बरतना है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम ड्यूरिंग राइटिंग एनी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, और ड्यूरिंग राइटिंग आयनाइजेशन आइसोमर वी can interchange only anionic ligand in between coordination sphere and ionization sphere. No interchange of neutral ligand may occur. ठीक है ना, न्यूट्रल लिगेंड सिर्फ अंदर ही रह सकता है, आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो Cr इथिलीन डायमाइन हमने लिखा, और साथ में एक ब्रोमीन को बाहर हम लोग करते हैं, तो एक क्लोरीन को अंदर भी रखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखने के लिए, और यहाँ Cl और Br हो जाएगा। यहाँ पर एक और आइसोमर लिख सकते हैं, वो क्या? क्रोमियम इथिलीन डायमाइन, और दोनों क्लोरीन को अगर हम लोग अंदर कर लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। जल्दी से बता दो, तो ये दो सारे के सारे को आयनाइज करेंगे तो क्या अलग अलग तरह का आयन प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल, देखो ये CrEn2 Br2 2 प्लस और +2 Cl माइनस। ठीक है, ये वाला जब आयनाइज होगा तो क्या देगा? CrEn2 Br Cl पर पावर 2 प्लस और Cl माइनस और Br माइनस भी, और ये जब आयनाइज होगा तो क्या देगा? CrEn2 और Cl2 2 प्लस और बाहर में 2 Br माइनस। तो तुम लोग गौर कर रहे होगे कि हर कोई अलग अलग तरह का आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई 1 2 एंड 3 आर व्हाट?
आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। 1 2 3 एक दूसरे का कैसा आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर। अब वो दो रूल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो रूल 1 क्या है, जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग राइटिंग एनी काइंड ऑफ आइसोमर we have to maintain coordination number, coordination number must have to be same, ठीक है ना। during writing any type of isomers, the coordination number of each of the isomer must be same। और ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन इस आइसोमेरिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर तरह के आइसोमेरिज्म के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा रूल ये बताता है कि जब कभी भी हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच सिर्फ एनायनिक लिगेंड को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग राइटिंग आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड we can interchange only anionic ligand in between coordination sphere and ionization sphere, okay। कि coordination sphere और ionization sphere के बीच सिर्फ और सिर्फ किसका इंटरचेंज हो सकता है, सिर्फ एनायनिक लिगेंड का। न्यूट्रल लिगेंड का इंटरचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दो बातों को आप लोग याद रखना। अब हम लोग मूव कर जाते हैं फटाफट बिना समय बर्बाद करते हुए किस पर, तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग मूव कर जाते हैं ये लिंकेज आइसोमेरिज्म पर। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों को जानना है ना कि व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली बात तो ये जानो, यहाँ पर ही हम हेडिंग देकर लिख रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। लिंकेज आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा हिस्सा होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकता है जहां पर कि एम्बीडेंटेड लिगेंड मौजूद हो। तो अब यहां पर सवाल आ गया कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होता क्या। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि ओनली दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which consist minimum one ambidentate ligand in it, यानी कि उसमें कम से कम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड रहेगा तभी जाके लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकता है। अब सवाल आता है कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता क्या है, ठीक है ना। तो वैसा मोनोडेंटेड लिगेंड that have more than one donor site but at a time it can donate from any one of them to central metal ion are called ambidentate ligand, यानी कि वैसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक डोनर साइट है। जैसे कि यहाँ गौर करो, ये हम बात कर रहे हैं Cn- की, ठीक है ना। Cn- को गौर से देखो तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो Cn- में दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, 2 डोनर साइट्स है ना, 2 डोनर साइट्स की यहाँ पर दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन अगर ये कार्बन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो उसे हम लोग Cn- काउंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं साइनो। और अगर ये नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसको हम लोग Nc- काउंट करते हैं और इसको बोलते हैं आइसोसाइनो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cn- ऐसा एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें एक से अधिक डोनर साइट है, लेकिन एक बार में वो किसी एक जगह से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक और लिखते हैं Scn-, रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो Scn- में क्या बात होता है, Sc ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज तुम लोगों को नजर आ रहा होगा। तो इस स्थिति में तुम गौर करोगे, इसमें भी यहाँ पर भी लोन पेयर है और सल्फर पर तो निगेटिव चार्ज है ही, वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देख रहे होगे 2 डोनर साइट है ना, कि यहाँ पर भी कितने डोनर साइट हैं बच्चों, 2 डोनर साइट है। लेकिन एक बार में ये किसी एक ही जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि सल्फर के जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको Hcn- काउंट करते हैं और लिखते हैं थायोसाइनेटो, याद है। और नाइट्रोजन से अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसको Ncs- काउंट करते हैं और उसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, याद रहेगा। इसी तरह से और भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हम लोग देखते हैं एक और इसमें क्या होता है NO2-, ठीक है, NO2-। और मुख्य रूप से ना यही 3 एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ा जाता है, Cn-, Scn- और NO2-। NO2- को देखो तो NO2- में ऑक्सीजन होता है, ये नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर माइनस। याद रखना ऐसे तो इस रेजोनेंस की वजह से दोनों ऑक्सीजन इक्विवेलेंट कहलाएगा, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, इसलिए दोनों को एक ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बताओ ये
2 डोनर साइट हुआ ना, यहाँ पर कितने डोनर साइट हो गए बच्चों, यहाँ पर हो गए 2 डोनर साइट। तो तुम गौर से देख के बताओ कि इन दोनों में से अगर ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसे ONO माइनस काउंट करते हैं और लिखते हैं आइसो नाइट्रो या फिर नाइट्रीटो, और यदि हम लोग नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसको बोलेंगे NO2 माइनस यानी कि नाइट्रो। ओके, तो यहाँ पर एम्बीडेंटल लिगेंड तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या था, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म? तो सबसे पहली बात अभी नहीं बताया मैंने कि लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है क्या। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बता रखा है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ वहीं देखने को मिलेगा जहां पर कैसा आइसोमर मौजूद हो, कैसा लिगेंड मौजूद हो, कम से कम एक एम्बीडेंटल लिगेंड यानी कि Cn माइनस, HCl माइनस या फिर NO2 माइनस जैसा चीज देखने को मिले। अब देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है कि सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट विल अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of ambident ligand with CMI. CMI means what? Central metal ion is called what? Linkage isomerism. Okay, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो मौजूद है उसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बदलने के वजह से जो वाला आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला वाला जो एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस एग्जांपल में है क्या कि CO, कोबाल्ट से ही शुरुआत करते हैं, CONH3 और यहां पर है NO2, ठीक है, और साथ में है Br। और ये वाला जो दूसरा एग्जांपल तुम लोगों को नजर आ रहा है, इस दूसरे एग्जांपल में क्या कहानी है? तो दूसरे एग्जांपल में है CONH3 ONO और साथ में Br। तुम लोगों का अंतर साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर ONO का अंतर है। तो दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एम्बीडेंटल लिगेंड में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बदलने के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हुआ, इस वजह से फर्स्ट एंड 2 आर लिंकेज आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहाँ पर नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पर सेकेंड वाले में ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इन चीजों को और बेहतर समझने के लिए हम लोग करते क्या है ना कि इसका नाम भी हम लोग साथ साथ लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले वाले का नाम जल्दी से बता दो तो बच्चों, पहले वाले का नाम नोमेनक्लेचर का भी रिवीजन हो जाता है इससे। पेंटाएमाइन, PENTAAMMINE, पेंटाएमाइन नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो कोबाल्ट 3 है ना, और ब्रोमाइड। कोई तकलीफ है? होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है? पेंटाएमाइन आइसोनाइट्रो या नाइट्रीटो भी लिख सकते हो, आइसोनाइट्रो और कोबाल्ट 3। पिक्चर की क्वालिटी को सही कर लो, 3 ब्रोमाइड अगर नहीं दिख रहा हो तो। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरह के कंपाउंड का नाम एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है? तो बताओ कि यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड का नाम ऐसा भी लिख सकते हैं, पेंटाएमाइन नाइट्रो, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखाते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? नाइट्रोजन से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, तो पेंटाएमाइन नाइट्रो एन कोबाल्ट, सही है, कोबाल्ट 3 और साथ में क्या है बच्चों? साथ में है ब्रोमाइड। इसी तरह से सेकेंड वाले का नाम लिखोगे तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाएमाइन आइसोनाइट्रो अब नहीं लिखेंगे। अब अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखा रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रो दिखाएंगे, और ऑक्सीजन से चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो O दिखाएंगे, और साथ में बच्चों क्या दिखाएंगे? कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, और साथ में हम लोगों को नजर आ रहा है क्या? ब्रोमाइड। तो क्लियर हो गया कि ये पहला और दूसरा जो है यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हेयर 1 and 2 are what? 1 and 2 are linkage isomers of each other. Linkage isomers of each other. ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर हो गया बच्चों? लिंकेज आइसोमर। लाइक कर दो, लाइक करने बाद में भूल जाते हो, जल्दी से लाइक वाइक कर दो। और वीडियो को लाइक करने में क्या कंजूसी करते हो, मजाक बना दियो, कोई नहीं, चलो। तो ये जो भी है कि ये दोनों एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर है। लिंकेज आइसोमर को और बेहतर तरीके से हम लोग सीख सकते हैं जब हम लोग खुद से किसी कंपाउंड का लिंकेज आइसोमर लिखना शुरू करेंगे। लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए? उस कंपाउंड में कम से कम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि राइट लिंकेज ऑल पॉसिबल लिंकेज आइसोमर्स ऑफ, किसका? ऑल पॉसिबल लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ये ऑफ गिवन कंपाउंड।
ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें कि कम से कम एक एम्बिडेंटन लिगेंड रहे। तो ये कंपाउंड तुम लोगों को दे दिया FeNH3 होल 4 और साथ में दिया है Cn होल 2 और यहाँ पर एक ब्रोमीन है बाहर। हम लोगों का आयनाइजेशन आइसोमर तो लिखना नहीं है कि ब्रोमीन को अंदर बाहर करना है, क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमर जब लिखते हैं तब ना सम एनायनिक लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच इंटरचेंज करते हैं। हमको तो लिखना है लिंकेज आइसोमर। तो देखो ध्यान से करेंगे क्या, ये है Fe दिख रहा है और ये है NH3 होल 4 साथ तुम लोगों को दिख गया। अंतर जो है लिंकेज आइसोमर को लिखने के दौरान किसमें आएगा, तो ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड को येलो कलर में मैंने घेर रखा है सिर्फ उसमें अंतर आएगा। तो Cn का जो दूसरा हिस्सा हो सकता है वो क्या हो सकता है, Nc। तो Cn के जगह Nc होल 2 और Br लिख दें, नहीं Cn के जगह Nc होल 2 और साथ में क्या लिख दें, Br। तो रेड कलर में जो लिखा है वही अंतर आया। तो ये पहला दूसरा एक दूसरे का कैसा लिगेंड हो गया बच्चों, कैसा आइसोमर हो गया, तो लिंकेज आइसोमर, ठीक है ना। एक और लिखते हैं यहाँ पर, इसका एक और आइसोमर हो सकता है, तुम लोग सोचो और क्या हो सकता है, FeNH3 होल 4 वो सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन तुम देखो कि यहाँ दो साइनाइड था ना, तो दो साइनाइड में से हम एक ही साइनाइड को का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बदलें, एक Cn को Cn लिखें और दूसरे को आइसोसाइनो में कन्वर्ट कर दें, तो उस परिस्थिति में जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो तो ये पहला वाला कंपाउंड, दूसरा वाला कंपाउंड और तीसरा वाला कंपाउंड, तीनों कंपाउंड एक है क्या, अलग है। कैसे इस बात को भी हम लोग नोटिस करते हैं, तीनों कंपाउंड का जब आप लोग नाम लिखोगे ना तो उस नाम में भी अंतर आएगा। पहला वाला कंपाउंड का नाम हम लिख नहीं रहे हैं, बस बोल के निकल जा रहे हैं। पहले वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा, टेट्राएमाइन डाइसाइनो, टेट्राएमाइन डाइसाइनो सी लिखना होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, टेट्राएमाइन डाइसाइनो सी आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रोमन में और लास्ट में क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, देखो तो टेट्राएमाइन डाइसाइनो एन आयरन और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और लास्ट में ब्रोमाइड। यहां पर क्या होगा, टेट्राएमाइन साइनो एन, दोनों लिखना होगा, साइनो एन, पहले अल्फाबेटिकली सी आएगा तब एन आएगा, तो साइनो एन आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और ब्रोमाइड, और तीनों का नाम यहां पर लिख दे रहे हैं फटाफट, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तीनों का नाम आप लोग पिक्चर में क्वालिटी को सही करोगे ना, सब नाम स्पष्ट दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो ये हम लोगों को नाम मिल गया क्या चीज का, अलग अलग तरह का लिंकेज आइसोमर। और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये कोई कंपाउंड आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है Fe या Cr ले लेते हैं, इस बार क्रोमियम है, गड़बड़ हो रहा है, Cr और साथ में SCN होल 6 3 माइनस, ये पूरा इसका आयनाइजेशन स्फीयर मान लो नहीं दिया, ऐसे यहाँ पर होता तो क्या होता है, K3Cr SCN होल 6 3 माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है इसका दूसरा आइसोमर लिखो, तो दूसरा आइसोमर क्या होगा जल्दी बताओ तो फटाफट। हम लोग सीधे क्या करेंगे, एक साइनाइड को बदलेंगे, 6 SCN है ना, SCN भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, अभी देखा था हम लोगों ने। SCN का दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है, NCS, तो 6 SCN को नहीं बदलेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि SCN होल 5 रहने दिया और एक NCS हम लोगों ने लिख दिया और साथ में 3 माइनस, ठीक है ना। और करते हैं, और करो, तीसरा जो है वो क्या हो सकता है, Cr SCN होल 4, मतलब 2 SCN को हम लोगों ने बदला, तो क्या हो जाएगा, NCS होल 2 3 माइनस, ठीक है। और लिखो तो और क्या हो जाएगा चौथा में, तो चौथा में हो जाएगा Cr SCN होल 3 NCS होल 3 पर पावर 3 माइनस। क्लियर है, सीख रहे हो। और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, Cr SCN होल 2 NCS होल 4 3 माइनस, ये भी हो सकता है। और भी हो सकता है, देख के बताओ, Cr SCN और NCS होल 5 3 माइनस, और भी हो सकता है, और वो आप लोग देख रहे होंगे वो क्या होगा, Cr NCS होल 6 3 माइनस। तो गौर करो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना तरह का लिगेंड, कितना तरह का इस ये लिंकेज आइसोमर बना इस पर्टिकुलर कंपाउंड का,
टोटल 7 टाइप्स के 7 तरह का। तो तुम लोगों ने ये भी सीखा कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग लिंकेज आइसोमर खुद से कैसे निकाल सकते हैं, और लिंकेज आइसोमर निकालने में क्या ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड रहना चाहिए। और बच्चों ध्यान रखना कि ये सिर्फ 3 ही तरह का एम्बीडेंटेड लिगेंड सामान्य तौर पर देखा जाता है। कौन कौन? Cn-, SCN- और NO2-। दिख भी रहा है ना, NO2-, SCN- और Cn-। और इसको याद रखना। अब हम लोग चैप्टर एंड करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर एंड नहीं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में जाना। तो आइसोमेरिज्म की शुरुआत करी थी हमने, और आज हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म को जाना। और कल हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन होता है ना, खासकर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन इतना आसान होता है, आप लोग चाहो तो तुरंत से चुटकी बजाकर बना सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोगों को मिलेगा तो उसको बनाकर आप लोग खुद से देखना क्या वो क्वेश्चन टफ था। बिल्कुल टफ नहीं रहता, काफी आसान होता है। इस वजह से इस वाले हिस्से को इतना मजबूत कर लेना है कि इस वाले हिस्से से अगर क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। मेहनत करते रहो। होमवर्क मिला था नोमेनक्लेचर का, 200 नोमेनक्लेचर आप लोगों को नाम लिखकर सबमिट करना था फोटो। सिर्फ कुछ बच्चों ने सबमिट किया, मुश्किल से आधा बच्चों ने भी कंप्लीट नहीं करा। तो आप लोगों को करना क्या है, हर कोई बच्चा जो नहीं कर रखे हो उसको काम करना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना। हम लोग सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, ये करें वो करें, ये वीडियो देखें वो वीडियो देखें, इरिटेशन हो रहा है, वीडियो फंस रहा है, वगैरह 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 डाउनलोड कर करके रख लेते हैं, जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं, सब जमा ही रह जाए, कोई फायदा नहीं। स्मूथ मैनर में ध्यान रखो, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में एक साथ लेकर चलना ही है कम से कम, तो लास्ट में हम लोग रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। अगर अच्छा सपना देखते हो, अगर नए सपना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। जब गुपचुप का दुकान ही खोलना है तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो बुरा मानने की बात नहीं है, हम जानते हैं आप लोग गुपचुप नहीं, कम से कम पाव भाजी का ठेला तो जरूर लगाओगे, ठीक है। तो कोई नहीं, तो आप लोग अच्छा काम करो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दो, हमको भी प्राउड फील करवाओ, और हम जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो भी फ्रूटफुल हो जाएगा, है ना। तो आप लोग आज का वीडियो कंप्लीट करो और शेयर वेयर करो। दोस्तों को क्यों नहीं बोलते हो भाई सब्सक्राइब करने चैनल, क्या इसमें बीत जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। प्लीज सारे दोस्तों आज कम से कम 5-5 हर एक बच्चे जो है 5-5 बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना चैनल, ठीक है ना। मेरा आशीर्वाद लगेगा, नहीं तो भी आशीर्वाद लगेगा, हमेशा आशीर्वाद लगेगा। चलो कोई नहीं, बाय बाय।